नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि 6 दिसंबर को आपको पीसीएस फ्री की डेट रखी गई है। अभी आयोग को कुछ ज्ञापन भी दिए गए हैं कुछ छात्रों द्वारा कि एग्ज़ाम को कुछ दिन पहले करा ले, मतलब जुलाई अगस्त में करा ले। तो उस पर भी बात चल रही है। अभी तो फ़िलहाल उम्मीद यही है कि 6 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 6 दिसंबर को ध्यान में रख के ही हम तैयारी करते हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये आपकी यूथ की बुक है। बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे थे कि यूथ की बुक आप कंप्लीट करा दीजिए। तो यूथ की बुक है, इसमें पीसेस द्वारा कराए गए पेपर हैं। अगर आपने ये पूरी सोल्व कर ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। प्लस आपको स्टैंडर्ड बुक है, उसको 2-3 बार रिवीजन करना है और 7-8-10 बार आपको पीवाईक्यू को रिवीजन करना है, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही रहने वाला है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व आपको एग्ज़ाम में करना है। दूसरा, क्वेश्चन को हमें कैसे अटैम्प्ट लेना है। तो इन वीडियो का यही पर्पस रहने वाला है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप पहला पढ़ेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडीचेरी में स्थापित की गई थी। तो सूरत में खोली गई थी प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री। तो आपका दूसरा तो आपका गलत है, पहला ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर है। देखिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कंपनी का नाम क्या था, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में खोली गई थी। तो कंपनी का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, तो ओरिएंटलेस जो भी है इसका नाम, तो नाम ध्यान रखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अध्यादेश जारी किया था कि 15 वर्ष के लिए। ठीक है, जो 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा मतलब अनिश्चित काल के लिए अध्यादेश जारी कर दिया था। तो ये सवाल का जो आंसर होगा सी है, 31 दिसंबर 1600। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश 31 दिसंबर 1600 को जारी किया था। कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसाले एवं वाले द्वीपों से की थी। तो ये देखा आपने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए थे। तो मुगल बादशाह और सालम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। फिर 12 अगस्त 1665, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। ये दो डेट आपको ध्यान रखनी है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। तो प्रथम संधि साहलम द्वितीय से की गई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी साहलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दिया था। तो उसका राइट आंसर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो अल्मीड़ा। तो राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से इसकी पढ़नी है कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली था। और भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो फ्रांसीसिको डी अल्मोड़ा। ठीक है, तो फ्रांसीसिको डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली थे। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा रखना है कि अल्बुकर्क के बाद, अल्मीड़ा के बाद अल्बुकर्क को 1509 में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो अल्मीड़ा के बाद कौन आए थे, अल्बुकर्क। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए।
अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो सतीश चंद्र। तो राइट आंसर है डी। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती है जिसमें व्यापार, उद्योग, वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता थी। बढ़ते हुए वित्तीय संकट में जिसने जागीरदारी संकट का रूप धारण कर लिया और जिसका राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था, मुगल साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण बना। तो जागीरदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण था। ये किसने कहा है? सतीश चंद्र जी ने कहा है। जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी थी। जागीरदार कौन थे? तो वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे। ठीक है, जिन्हें जागीर कहा जाता था। मतलब मनसबदार हुआ करते थे जिन्हें एक क्षेत्र देते थे वेतन के बदले। तो राइट आंसर आपने देखा, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय। तो राइट आंसर होगा सी। मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने सन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन में भेजा था। यह सालम द्वितीय का पुत्र एवं अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राम मोहन रॉय ने 1803 से 14 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था। इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने गए थे और इंग्लैंड में इनका देहांत हो गया था। और राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने ही नहीं दी थी। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जोक और असद उल्ला खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो इस तरह का जो डेटा है कि 1 लाख 2 लाख, तो जनरली वो गलत होता है। तो इसमें आपका ए, बी और सी तो ठीक है आपका, जबकि डी गलत नहीं है क्योंकि 15 लाख रुपए प्रति माह का पेंशनर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी है, डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बहादुर शाह जफर को 1 लाख रुपए पेंशन और 1200 रुपये प्रति माह पारिवारिक व्यय के अतिरिक्त संपत्ति क्रय के रूप में 15 लाख रुपए प्रति माह कंपनी से प्राप्त होता था। ठीक है, तो 1 लाख रुपये पेंशन मिलती थी, 200 रुपये प्रति माह पारिवारिक व्यय मिलता था और 15,000 रुपये किराए के रूप में मिलते थे। तो देखा आपने कि डी इसका आंसर सही है। ठीक है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन रुपये प्राप्त करता था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सही नहीं है, तो आंसर ये है आपका इसका डी। ठीक है, तो ये गलत है। तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए, अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो अजीजुद्दीन। तो अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि प्राप्त की थी। तो राइट आंसर होगा ए। जहांदर शाह के द्वितीय पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाही गद्दे पर बिठाया था। देखिए, इमाद उल मुल्क का आप ध्यान रखना है, नाम इमाद उल मुल्क, क्योंकि जब अवध का नवाब आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी इनका जिक्र होता है। ठीक है, जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के जो पिता थे सफदरजंग बादशाह के वजीर थे। तो बादशाह ने उन्हें वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया था। किसके कारण? इमाद उल मुल्क के कारण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इमाद उल मुल्क के कारण उनके वजीर को बर्खास्त कर दिया था, जिसे सुजाउद्दौला इन्हें अपना विद्रोही मानता था, शत्रु मानता था। तो इसको हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी?
तो अजीजुद्दीन। तो जहांदर शाह के द्वितीय पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह गद्दे पर बिठाया था। तो यानी कि कठपुतली सरकार आप कह सकते हैं, इमाद उल मुल्क ने इनको बिठाया। और उसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक था। उसका सारा जीवन जेल में बीता। उसने न तो युद्ध का अनुभव था और न व्यवस्था का। वह इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था और अपने 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में यह अपने वजीर इमाद उल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। तो जो वजीर आपका इमाद उल मुल्क, ये बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था। तो कठपुतली सरकार उन्होंने बनाई है। जो आपके साहलम द्वितीय थे, ठीक है, तो साहलम द्वितीय आपको पता है कि अवध के नवाब के यहाँ पे शरण लिए हुए थे। वो क्यों लिए हुए थे? वे इसीलिए लिए हुए थे क्योंकि इन्हें खतरा था किससे? इमादुल मुल्क से। क्यों? क्योंकि साहलम द्वितीय के जो पिताजी थे आलमगीर द्वितीय, इनकी हत्या इन्होंने कर दी थी वजीर इमादुल मुल्क ने। तो हम इसको आगे देखेंगे। देखिए अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जहांदर शाह राज शासन पर बैठा मरणोपरांत। तो क्रोनोलॉजी आप एक बार ये ध्यान रखिए, जो मुगल बादशाह हैं कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जो सब क्रोनोलॉजी है, क्रम है, तो इन क्रम को आप ध्यान रखना है। तो वहीं से ये सवाल पूछता है कि जहांदर शाह के बाद कौन आया? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद जहांदर शाह बैठा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ा गए। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह गद्दे पर बैठा। देखो उसमें लिखा भी होगा, जहांदर शाह विजयी रहा और राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 4 पुत्र थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो जहांदर शाह। ठीक है, तो आप एक इसको क्रम में लगाइए और क्रम आप देखेंगे तो सबसे जो कम है जहांदर शाह है, मुश्किल से 1 साल भी इनका शासन नहीं चला। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राज्य के संरक्षण प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर है। तो ये पहला चैप्टर में देखिए 11 सवाल इन्होंने पूछे हैं। और ये चैप्टर क्या है? देखिए पहला चैप्टर मैं आपको बता दूं, इसमें चैप्टर का जो नाम है मुगल साम्राज्य का पतन है। ठीक है, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। तो इसको हम देखेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन से ये रिलेटेड सवाल थे, 10-11 सवाल थे, तो उनको आप कंठस्थ कीजिए। जहाँ आपके फैक्ट में कमी लग रही है उसको रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए उसको। तो अब हम अगला देखते हैं। देखिए यूरोपीय कंपनी का आगमन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये पता है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने किए थे। क्रम लगाने का पूछता है कि भारत में आने वाली कंपनियों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, यानी कि डच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, और फिर कौन आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, तो क्रम पूछ सकता है। पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा 1498 में आया, कैप ऑफ गुड होप होते हुए आया था। देखिए आप लिखा है, आप एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पढ़नी है इनकी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी शक्तियाँ व्यापार के बहाने इन्होंने प्रवेश किया भारत में। तो क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। तो इन कंपनी का स्थापना वर्ष कंपनी का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इन कंपनियों ने भारत में कहाँ का अपने व्यापारिक केंद्र खोले, जिन्हें भंडार गृह कहते हैं। तो भंडार गृह इन्होंने कहाँ कहाँ खोले, व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू करता हुआ
20 मई 1498 को भारत के समुद्री तटीय नगर कालीकट पहुंचा। तो यात्रा कब शुरू की थी? जुलाई 1497 में। और भारत कब आया? 20 मई 1498। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। कहाँ से? अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप होते हुए। ठीक है, तो राइट आंसर आपने देखा। अगला सवाल है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो ये तो आपको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, जमोरी ने स्वागत किया था। ये फैक्ट इतनी बार एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लेंगे, आपको ऐसे ही कंठस्थ हो जाएंगे। 3-4 बार आप अपनी किताब से इसको पढ़ेंगे तो तब आपको याद हो जाएगा। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया भारत कालीकट में। तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक, तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। अब्दुल मजीद नामक गुजराती थे, गुजराती के व्यक्ति थे जो पथ प्रदर्शक थे। उनकी मदद से कालीकट केरल तट पर पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, किंतु वहाँ पहले से बसे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। तो आपने देखा डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। ठीक है, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, अल्मीड़ा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम है? तो अल्मीड़ा है। अल्मीड़ा के बाद कौन थे? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क जो वास्तविक संस्थापक हैं, यानी कि इन्होंने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार का स्थापना की। तो राइट आंसर आपने देखा, 20 का राइट आंसर है। देखिए, अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोमा को छीना। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार है, यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है, पीसीएस ने ये सवाल कई बार पूछा है, अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में ये पूछा है कि गोमा को किसने छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर शासक आदिल शाह से छीना था। तो इसका राइट आंसर है बी। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग 1503 में कोचीन में और 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया था। तो राइट आंसर आपने देखा, 20 का राइट आंसर है। और ये फैक्ट आपको याद यहाँ से करना है। देखिए, अगला सवाल है, आप पढ़ेंगे, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो आपको पता है कि कोचीन में 1503 में बनाया, 1505 में कुन्नूर। ठीक है, तो 1503 में कोचीन में और 1505 में कोनूर में स्थापित किया। तो राइट आंसर बी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो ध्यान रखना है, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनीज और दुआर्टे बारबोसा। ठीक है, ये सब पुर्तगाली यात्री थे, जबकि पीटर मुंडी पुर्तगाली नहीं थे। ठीक है, ये ब्रिटेन के निवासी थे। तो राइट आंसर होगा सी, पीटर मुंडी, ध्यान रखना है। देखिए, अगला सवाल है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उसका क्या नाम था? तो हुगली। हुगली उसका नाम था। तो राइट आंसर है सी। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई, दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में लगाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1503 1505, ये बहुत एक्सप्लेनेशन में कई बार ये फैक्ट आएंगे आपको, ऐसे ये कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए, अगला सवाल है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसूरा। चिंसूरा स्थापित किया था, आप इसको पढ़ेंगे। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली में 1627 में स्थापित की, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 ईस्वी में बंगाल के चिंसूरा में डच फैक्ट्री लगाई गई। ठीक है, तो चिंसूरा इसका राइट आंसर होगा। और बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरा, रेशम और अफीम का निर्यात करते थे। ठीक है, तो डचों ने क्या काम करा है? सूती वस्त्र इनका मुख्य है,
व्यापार था, अफीम, सोरा, रेशम। तो इसका जो राइट आंसर है, चिंसुरा में स्थापित की थी फैक्ट्री। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना खोला। तो इसका राइट आंसर बी है। देखिए अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो एलिजाबेथ या एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बी। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 1599 ईस्वी में स्थापित कंपनी, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, को महारानी ने 31 दिसंबर 1600 को आज्ञा पत्र के माध्यम से 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की इन्होंने अनुमति दी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा एलिजाबेथ फर्स्ट। देखिए अगला सवाल है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। देखिए चंद्रगिरी, ध्यान रखना है, ये मतलब सवाल बार बार पूछते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस कंपनी के अधीन था। पौंडीचेरी किस मतलब कंपनी के अधीन था? फ्रांस के था, डचों के था। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में जो वर्ड है मैं ज़्यादा गौर दे रहा हूँ आपको। फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित था। यह है सन 1643 में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहाँ किलेबंदी कोठी बनाई। इसका नाम पड़ा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो साहलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा साहलम द्वितीय ने दी थी। देखिए ये तो बार बार आएगा, अभी पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था, मुगल बादशाह साहलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 और एक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और जो आपके साहलम द्वितीय हैं उनके मध्य की गई थी, संधि थी ये। देखिए इसमें लिखा है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह सालम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। और बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। तो 26 लाख रुपए वार्षिक, ये ध्यान रखना है। अभी पीसीएस आर ओ का पेपर हुआ है, उसमें एक अमाउंट उसमें लिखी थी कि 1 लाख रुपए मासिक, यानी कि 1 लाख रुपए माह। 1800 जो 13 का एक्ट है उसके माध्यम से 1 लाख रुपए मासिक खर्च करने का प्रावधान था, जबकि 1 लाख नहीं है, वो 1 लाख वार्षिक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। देखिए अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, हाँ ठीक है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भाई जो ब्रिटिश कंपनियां हैं या फ्रांसीसी कंपनियां, वे सब इनके पास मॉडर्न वेपन थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ABC ये सभी जो स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या नहीं था? तो व्यापार और भूभाग, व्यापार भूभाग नहीं, केवल भूभाग। तो क्या था? तो जब शुरू में वे आए थे, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, ना कि कोई भी क्षेत्र को हड़पना। भारतीय परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति इसको अपने कब्जे में लेने की मतलब सोच सकता है, क्योंकि भारतीय राजा आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे थे। तो राइट आंसर इसका है बी। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए। 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कुछ शर्तों के लिए निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो 9 साल बाद ही 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ
प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किए थे, मतलब 15 वर्षों के लिए कहा था। और 1609 में क्या काम करा, सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को कहा था भाई अनिश्चित काल के लिए आपके हमने अधिकार बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है डेटा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? तो इलाहाबाद और ग्वालियर। तो इसका जो राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 रुपये सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी थी? तो राजकुमार सूजा ने कहा था कि बंगाल में आप व्यापार कर लो, 3,000 रुपये दे दो हमें और आपको छूट दी हमने, व्यापारिक छूट। तो लिखा है कि बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651। देखिए दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो 1651 ध्यान रखना है और एक आपको 1717 का फर्कुशियार ने जो फरमान जारी करा था भाई 3,000 रुपये दो और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ले लो, मतलब छूट कर, व्यापार छूट या आपके संग कर से छूट है या टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं आप। तो दो चीज़ ध्यान रखना है, 1651 और 1717। 1717 के इस फरमान की वजह से ये मतलब बंगाल के नवाब पर इनसे युद्ध हुआ, जो प्लासी का युद्ध कहलाता है। तो यही एक फरमान था जिसकी वजह से बंगाल के नवाब से युद्ध हुआ था। तो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, जब ग्रेबियन बार्टन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह सूजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेज कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो फ्री ट्रेड करने की उन्होंने अनुमति दी, फ्री ट्रेड। तो दो चीज़ ध्यान रखना है, तो 1651 में शाह सूजा ने और 1717 में फर्कुशियार। देखिए अगला हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो अंग्रेजों को छूट मिली थी, मतलब क्या था, फर्गुसर बीमार हुए तो अंग्रेज मतलब ये तो तकनीकों से लैस थे, तो उनके डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया, उससे क्या हुआ, फर्गुसर बहुत प्रभावित हुआ। तो उन्होंने कहा भाई 3,000 रुपये दे दो, आप व्यापार कर लेना बिना चुंगी अदा करे। तो ये मसला था। तो उसका जो राइट आंसर वो बी है। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले हम, कि अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखियार से एक शाही फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वे 3,000 रुपये वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए हुए बंगाल में व्यापार कर सकते थे। यानी कि भाई कोई चुंगी नहीं देनी पड़ेगी आपको, 3,000 रुपये एक बार देता आप एक साल में, और बिना चुंगी कोई टैक्स लिए बगैर ही हम आपको व्यापार करने की अनुमति दे देंगे। फर्रुखियार ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि फर्रुखियार का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर ने कर दिया था। तो अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव खरीदने की भी अनुमति मिली। साथ ही इस फरमान द्वारा वे शाही मुद्रणालय का प्रयोग भी कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लेकर ही बाद में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा का बताया था। तो उसका राइट आंसर अंग्रेजों को मिला था। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों की मदद नहीं करते थे, डी पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो उसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। 1664 ईस्वी में लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलवर्ट द्वारा किया गया था। तो उसका राइट आंसर है बी। देखिए अगला सवाल है आपका, ये कई बार सवाल पूछा है, कर्नाटक युद्ध का ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 है। हम देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन रह गए हैं। चलो अभी तो कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं बस। देखिए जो
एक्स ला सापेल की संधि हुई 1746 में। प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ जो 1748 में ख़त्म हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ भारत में भी, जहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ वो एक्स ला सापेल की संधि के तहत हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, हाँ पहली बात तो ठीक है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी बात ठीक है। यूरोप में एक्सला सापेल की संधि 1748 से। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो आपको इनका ईयर याद करना है। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गए थे। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर क्या है, ठीक है आपके। देखिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड युद्ध जब हुआ था आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में। तो ध्यान रखना है कि वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ, ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया, फ्रांसीसी को हराया, तो बुरी तरह फ्रांसीसी को हराया। तो यहीं से पता लग गया था कि भाई ब्रिटिश ही हमारे भारत पर राज करने वाले हैं, क्योंकि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी सबको अंग्रेजों ने हरा दिया था। तो इसका राइट आंसर सी है। देखिए अगला सवाल है कथन और कारण का। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई थी। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरी थी। तो कथन और कारण का मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। कि सबसे पहले आप इंडिविजुअली आप कथन को पढ़िए कि क्या ये अपना आप में ठीक है या नहीं है। फिर इंडिविजुअली आपको कारण पढ़ना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। फिर क्योंकि या इसलिए लगा कर सोल्व करना है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई थी क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरी थी। हाँ बात ठीक है, तो दोनों ही ठीक है आपके, और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो अकबर, अकबर थे, तो राइट आंसर है ए। देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो हमें क्रम लगाना है। देखिए क्रम से पूछा तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, तो सबसे पहले 4 आएगा। पुर्तगाली के बाद डच आए आपके, फिर 2 आएगा। फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आए, 1 आएगा। फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, ये तो आपको पता है। तो 3 सबसे लास्ट में, 3 किस में है, तो बी में, तो बी राइट आंसर होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। देखिए अगला सवाल है, आप पढ़ेंगे इसको। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था। देखिए ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत में जितने भी कंपनियों ने अपने कारखाने खोले, वे दरअसल कारखाने नहीं थे, वे भंडार गृह थे। भंडार गृह क्या थे, वे उसमें सामान को सुरक्षित रखते थे वे, ताकि है ना अपने देश में माल भेज सकें, है ना। तो वे भंडार गृह थे। तो और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है। वो एग्जामिनर पूछता है कि क्या वे व्यापारिक केंद्र थे या कारखाने थे या भंडार गृह थे, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला पढ़ेंगे व्यापारिक स्थल की, जहाँ कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे। वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की। यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था, यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। तो वे दरअसल आपके भंडार गृह थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे। तो बंगाल और असम में, तो राइट आंसर है ए। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट दी गई थी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है। अगला सवाल है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, तो मुद्रणालय हमने देखा, एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था, तो उसका राइट आंसर होगा सी, पुर्तगाली थे। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ के रहने वाले थे? तो आगरा के। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। ठीक, तो अब आप सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए स्थान दे रखे हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो किस कंपनी या किस मतलब किस देश के अधीन रहा, डचों के, फ्रांस के, पुर्तगाली के, डेनिस के। तो पांडिचेरी है, गोवा है, ट्रांकबेर है, मद्रास है। तो गोवा तो आपको पता है पुर्तगाली के अंडर में 1961 में भगाया है इन्हें, नहीं तो जा कहाँ रहते। तो बी का आपका होगा 3, गोवा है तो गोवा का पुर्तगाली के अंडर में था। तो सबसे पहले आप देखिए क्या बी का 3 से आंसर आ रहा है नहीं, तो बी ये रहा। बी में 3 कहाँ है? बिना बी में, ना सी में, ना डी में, तो केवल ए में, तो ए इसका राइट आंसर है। पौंडीचेरी फ्रांस के अंडर में था, ए का 2 है, तो इसका राइट आंसर है। आप इसको याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब लिखा है कि पौंडीचेरी फ्रांस के अधीन था, गोवा पुर्तगाल के अधीन था, ट्रांकबेर डेनिस और मद्रास और डच। तो ये आपने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखे, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए हर वीडियो में हम एक चैप्टर को उठाएंगे, 25-30 चैप्टर होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये 2 चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी वीडियो कैसी लगी है। थोड़ा सा आवाज़ की इशू आपको हो सकती है, लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, और इसके अलावा किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी पढ़ाई करते रहिए।